न्यू उस्मानपुर में दिन दहाड़े लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। बदमाशों ने सुनार से पिस्टल की नोक पर लूटा बैग में थे 4 लाख रुपए। पुलिस जुटी मामले की जांच में। स्पेशल स्टाफ ने 2 शातिर आरोपियों को पकड़ा। फोन स्नैचिंग की वारदात को देते थे अंजाम। आरोपियों से 9 मोबाइल फोन हुए बरामद। आरोपियों से कई केसों का हुआ खुलासा। न्यू उस्मानपुर में एक व्यक्ति के गले में लगा था चाइनीज मांझा। प्रशासन ने नहीं की अभी तक कोई कार्रवाई। चाइनीज मांझा बिक रहा अभी भी धड़ल्ले से। ऑटो चालकों ने कहा इस फैसले से मिलेगी काफी राहत। पहले एनसीआर में जाने से डरते थे, टैक्स में छूट मिलने से काफी खुशी। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने में बचे हैं महज 4 दिन। विवेक विहार में पूर्व पार्षद ने लगाया कैंप। संजय गोयल ने कहा अब तक 62 करोड़ टैक्स आ चुका। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का सीसीएन लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े लूट करने से भी नहीं चूकते हैं। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके का है, जहां पर जीरो पुश्ता पर बदमाशों ने सुनार से तमंचे की नोक पर 4 लाख की लूट को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पीड़ित के अनुसार ज्वेलर्स शिवा सोनी परिवार के साथ ब्रह्मपुरी में रहते हैं और घर के पास ही इनकी शॉप है। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने अपने 2 कर्मचारियों को जेवरात लेकर करोल बाग भेजा था। वहां से इनको 4 लाख की पेमेंट और 1.25 किलो चांदी लानी थी। दोनों कर्मचारियों ने सामान देकर कैश लिया और बाइक से वापस लौट रहे थे। जैसे ही दोनों कर्मचारी जीरो पुश्ते से नीचे उतरने लगे, अचानक से 2 बदमाशों ने दोनों को रोक लिया, जिनमें से एक बदमाश ने पिस्टल दिखाकर सचिन से बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गया। इसकी सूचना कर्मचारी ने अपने मालिक को दी और थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल दोनों कर्मचारियों से भी लगातार पूछताछ जारी है। जी, जैसे कि हमारी उस्मानपुर में डाकखाना गली में एक दुकान है जिसमें सोने की गलाई और चांदी की गलाई की जाती है और ख़रीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। तो हमारे पास में सोना इकट्ठा होता है, चांदी इकट्ठा होती है, उसे हम बेचने के लिए करोल बाग जाते हैं। तो करोल बाग से हम सोना बेच के आ रहे थे। अपना 4.5 लाख रुपये समथिंग था वो सोना की रकम थी, और वहाँ से 1200 ग्राम चांदी लेके आ रहे थे। जैसे हम करोल बाग से आ रहे थे अपने जीरो पुश्ते की तरफ उतरे, जीरो पुश्ते के नीचे, तो नीचे उतरते हमारे सामने 2 स्कूटर सवार आदमी आ गए। आते ही उन्होंने तमंचा दिखाया हमें, और तमंचा दिखाते ही फिर हमारे पीछे, इसके भाई के पीछे एक लड़का बैठा हुआ था, वो डर गया। उनने बैग दे दिया अपना, और हमने उनका पीछा करा। पीछा करते वक्त फिर हमने पीछा करते भीड़ लग गई और वो निकल गए। मैं करोल बाग से आ रहा था और जोरो पुश्ते नीचे उतरते ही 2 स्कूटर पर बंदे आए और उन्होंने तमंचा लगा के बैग छीन लिया। जो मेरे पीछे बंदा बैठा था ना, उसके हाथ में बैग था, तो छीन के तुरंत भागने लगे। मैं उसके पीछे भागने लगा, वो ऊपर चढ़ गए पुश्ते पे और निकल गए वो। हाँ, जो पुलिस की जिप्सी सामने ही थी मेरे, तो तुरंत आ गई। तो उनसे बातचीत हुई। उन्होंने पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी राह चलते लोगों से फोन स्नैचिंग करते थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और स्पेशल स्टाफ ने टीम गठित करके दोनों शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 9 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और साथ ही कई केसों का खुलासा भी हुआ है। दिल्ली में बैन के बावजूद चाइनीज मांझा खुलेआम बेचा जा रहा है। चाइनीज मांझे से एक और व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ये घटना पीतमपुरा में मंगलवार को हुई थी। इस घटना में युवक सुमित की चाइनीज मांझे से गला कटने से मौत हो गई थी। और ऐसे ही एक घटना यमुना पार के न्यू उस्मानपुर में सामने आई है, जहां पर व्यक्ति के गले में चाइनीज मांझा लग गया था और वो घायल हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन का ये कहना है कि चाइनीज मांझे को लेकर अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। कि जो चाइनीज मांझा है ये कॉटन फैब्रिक नहीं है, इसको आर्टिफिशियली स्ट्रेंथन किया जाता है कई मटेरियल्स के साथ, जिसके कारण ये बहुत हानिकारक है एनवायरनमेंट के लिए ही नहीं, हमारे पशु पक्षियों के लिए भी। और कल हमने देखा कि हमारे एक साथी हैं जो हमारे दिल्ली वासी हैं, उनके गर्दन भी कट गई इससे, जिससे उनकी डेथ हो गई। इसको 2017 में बैन किया गया था और अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इसमें
काफी सख्त सजा है। जैसा कि हमने अपने ट्वीट में भी कहा, 1 लाख रुपए तक का फाइन और 5 साल तक की सजा है। तो मैं आपके चैनल्स के माध्यम से ये लोगों को अपील करूंगी कि एक तो इसका ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सिर्फ एक मनोरंजन की चीज नहीं है। अगर इससे किसी की जान जाती है तो ये बहुत ही डेंजरस है, और अगर ऐसा होता है तो इसमें इंडियन पिनल कोड के भी बहुत सारे सेक्शंस लग जाते हैं, जिसमें आप किसी और की पर्सनल सेफ्टी को एंडेंजर कर रहे हैं या किसी को ऐसा हर्ट होता है जिससे उसकी जान जाती है, तो ये बहुत ही सख्त इसका क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली एनसीआर से आने जाने वाले कॉमर्शियल गाड़ियों को अब टैक्स से राहत देने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि जो भी कैब, टैक्सी, नगर बसें अब हरियाणा, राजस्थान और यूपी से दिल्ली आती हैं या फिर दिल्ली से इन राज्यों में जाती हैं, तो उन्हें जो टैक्स देना होता है वो अब नहीं देना होगा, जिसको लेकर पूर्वी दिल्ली के ऑटो और टैक्सी चालकों का कहना है कि इस फैसले से काफी राहत मिलेगी, क्योंकि पहले हम एनसीआर में जाने से डरते थे, क्योंकि या तो गाड़ियों का चालान हो जाता है या फिर गाड़ियां ही जब्त कर ली जाती हैं। ये नियम लागू होने से अब यात्रियों और ड्राइवर दोनों को ही काफी फायदा है। इस नियम को जल्द लागू किया जाना चाहिए। हाँ, टैक्स देना पड़ता है। दिल्ली में आने पे तो एमसीडी देना ही पड़ता है, बाहर जाते हैं तो अपना ईयरली का हमें पे करना पड़ता है। उसकी फ़ायदेमंद तो काफ़ी है वैसे, क्योंकि गाड़ियाँ बाहर बुकिंग लेते नहीं है ज़्यादातर बंदे, तो वो लेने चालू करेंगे, कस्टमर को भी तकलीफ़ नहीं होगी। और टैक्स तो ठीक ही है वैसे, धांधलेबाजी अभी भी लेकिन चल रही है, काफ़ी हो रखे हैं। उसकी नोटिस भी आ रही है, कॉपी भी मेरे पास है, मेरे पास फ़ोटो कॉपी सब कुछ है हमारे ग्रुप में। वो दिखाते लेकिन वो मानते नहीं है आरटीओ वाले अभी भी। और पूरी कॉपी आ चुकी है, उसमें लिखा हुआ है कि आपको इनका चेक नहीं करना है कुछ भी, और टैक्स वैक्स कुछ चेक नहीं करना। एनसीआर का तो जो कमर्शियल गाड़ी है उसका तो पहले कट जाता है। जो बाहर की गाड़ी होती है उनका भी नहीं लगता है। जो बाहर जाएंगे, जैसे यूपी से बाहर यूपी गए, उसका लगता है। दिल्ली में कोई टैक्स नहीं लगता। अब हरियाणा यूपी में देखो जाएगा, अभी गए नहीं, अब कल से लागू हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी फिलहाल लागू नहीं हुआ है। जानकारी है इस बारे में? मैं जानकारी तो यही है, अभी गए नहीं, हम यूपी की तरफ जाएंगे तो फिर पता चलेगा। एक दिन का 120 रुपये है, हरियाणा का भी मेरा 100 रुपये है पर डे। नहीं, जैसे अब किसी ने कस्टमर ने कहा 2 दिन के लिए जाना, तो 2 दिन का घटाना पड़ता है। फ़ायदेमंद नहीं जी, 2 दिन का घटाएंगे तो 200 रुपये बचेंगे मालिक को। बहुत फ़ायदेमंद होगा, सवारियाँ परेशान नहीं होंगी। जो सवारियों को हमें मना करना पड़ता है वो मना नहीं करेंगे, सवारी अपने टाइम से अपने इस जगह पे पहुंचेंगी। मना क्यों करते थे आप? मना टैक्स की वजह से करते हैं, जब पास नहीं है गाड़ी एनसीआर हमारी। अच्छा। तो फिर हम क्यों जाएंगे? टैक्स तो लेते नहीं, वो तो सीधा गाड़ी बंद करते हैं या चालान करते हैं। अच्छा। हाँ जी, अब चालान भुगतने भी फिर वहीं जाना पड़ेगा एनसीआर में हमें। उसके लिए हमें 1 दिन 2 दिन भी ख़राब हो जाते हैं हमारे, उस चक्कर में उस चीज़ से बच जाएंगे हम। मैडम फ़ायदा क्या हुआ, गाड़ी का रेट बढ़ाई जा रहे हैं। गाड़ी 6-6.5 लाख रुपए में कर दी इन्होंने, वो तो सारा कुछ इंक्लूड तो बीच में ही हो रहा है सारा। अभी नहीं जाते दिल्ली, फिर में एनसीआर ही जाती है, दिल्ली यूपी वाली वो एनसीआर है। आप लोग नहीं जाते? नहीं, हम नहीं जाते। वजह क्या है ना जाने की? हमारी गाड़ी पकड़ लेते हैं वो, फिर चालान काट देते हैं हमारा। टैक्स भी लेते हैं? टैक्स भी लेते हैं, 640 रुपये की पर्ची काट देते हैं एमसीडी वाले। करना तो चाहिए, बाकी देखना पड़ेगा मैडम। अब अगर यूपी में जाएंगे तो हमें पहले तो जगह का पूरा मतलब पता होना चाहिए कहाँ पे है। कई आदमी ऐसे मिल जाते हैं कि कहीं से कहीं कहते कहीं है, ले कहीं और जाते हैं। अभी हमें यहाँ के रास्तों का तो पता है, यूपी के रास्तों का भी नहीं पता, तो वो भी हमें पूरा मतलब ज्ञात तो होना चाहिए ना, तभी तो हम जा सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने में महज 4 दिन ही बचे हैं और टैक्स में बदलाव के बाद लोगों ने टैक्स जमा करना शुरू कर दिया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा निगम को टैक्स मिल सके। टैक्स जमा करने के लिए डिपार्टमेंट कैंप भी लगा रहा है और एक कैंप विवेक विहार इलाके में पूर्व पार्षद ने लगाया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने टैक्स जमा कराया। संजय गोयल ने कहा कि अब तक 62 करोड़ रुपए का टैक्स आ चुका है और उम्मीद है कि अभी लोग और भी टैक्स जमा कराएंगे। देखिए, 16 जुलाई से जो टैक्स में रिबेट आई है 10% की, और प्लस कुछ सेक्टर्स में जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है या कॉमर्शियल है, उसमें टैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो हम लगभग 10-12 पार्षद स्पेशल ऑफिसर जी से मिले थे, तो उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी क्योंकि इंडस्ट्री या कॉमर्स में 5-5 गुना जो टैक्स हो गए थे उनको कम किया जाए और रिबेट 15% के साथ किया जाए। लेकिन उन्होंने एक बात तो मान ली कि भाई टैक्स को जो रिवाइज कर दिया इंडस्ट्रियल में और कॉमर्शियल में भी, और कुछ कैटेगरीज हाउस में भी चेंज हुई थी, उनको भी सही कर दिया। लेकिन वो 15% से जो डिस्काउंट है वो 10% कर दिया, 5% का डिस्काउंट कम किया। हमने उसके लिए भी निवेदन किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने बीत चुके हैं तो अब 10% ही मिलेगा और
साथ में अब यदि बात करें जो उनकी, तो लगभग कल तक जो मेरे को पता लगा कि 62 करोड़ रुपए के आसपास हाउस टैक्स आ गया है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत अच्छा टैक्स है। तो अभी तक जो 4 दिन की कलेक्शन रही वो लगभग 75 लाख रुपए की विवेक विहार वार्ड से रही। गुजरात में अब तक जहरीली शराब से 38 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात में बीजेपी सरकार सत्ता में है, जिसको लेकर आप नेताओं ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और जो लोग मरे हैं उनके परिवार को मुआवजे देने की भी मांग की है। आप नेताओं ने कहा कि काफी लोगों की मौत हुई है, ये काफी निंदनीय है और साथ ही गुजरात में बीजेपी नेताओं से इस्तीफा देने की भी मांग की गई। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए आप। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक गुजरात में शराबबंदी लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों के अंदर 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु जहरीली शराब पीने के कारण हो चुकी है गुजरात के अंदर, वह बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। और पिछले 2 साल के अंदर तो तकरीबन वहाँ पर 300 से ज़्यादा लोग जहरीली शराब के कारण मृत्यु का ग्रास बन चुके हैं। और हम ऐसी भाजपा की सरकार की जहां निंदा करते हैं, वहीं वहां के मुख्यमंत्री और वहां की सरकार से नैतिकता और सिद्धांतों के आधार पर इस्तीफा देने की मांग करते हैं। कल गुजरात में अवैध शराब की बिक्री से जिन लोगों ने उस शराब को कंज्यूम किया उसमें 50 लोगों से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। हमारी गुजरात सरकार से ये डिमांड है वो इस्तीफा दे और या फिर इन लोगों को अधिक से अधिक मुआवजा दे जिनका कोई कसूर नहीं, जो सरकार के लापरवाही का ग्रास बने। और सरकार से ये भी डिमांड करते हैं कि यदि आपने शराबबंदी लागू करनी है तो उसको पूरी तरीके से लागू करें। इतनी ढुलमुल रवैया प्रशासन का है, अगर वो प्रशासन इस तरह के काम करता रहा तो इससे बढ़िया वो इस्तीफा दे दे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ तीसरे दिन भी लगातार जारी रही, जिसके विरोध में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार जानबूझकर ये सब कर रही है, लेकिन हमारे नेता ईडी के हर सवाल का जवाब देंगे और हमारे नेताओं की छवि बिल्कुल साफ है। सत्याग्रह है और ये सत्याग्रह हम जब तक करते रहेंगे जब तक मोदी सरकार भेदभाव की भावना रखेगी, हमारे नेताओं के खिलाफ ईडी की इंक्वायरी कराती रहेगी। और दूसरी बात है, महंगाई या चरम सीमा पे है, हर चीज़ महंगी है। इसके विरोध में जो हमारे बेरोजगारी फैली हुई है उसके विरोध में हम लोगों ने आज सत्याग्रह यहाँ पर किया है। और जहाँ तक सवाल है सोनिया गांधी जी का, रोजाना ईडी उनको बुला रही है, वो जवाब दे रही है। मैं समझता हूँ इसमें कोई नहीं। मैं आज कह सकता हूँ नेशनल हेराल्ड के अंदर 1 पैसे का भी लेन देन नहीं है। जो ट्रस्ट बनाया है वो ट्रस्ट बिल्कुल रिस्पेक्ट ट्रस्ट है, नो प्रॉफिट लॉस ट्रस्ट है वो। उसके अंदर कोई भी ट्रस्टी 1 पैसा भी उससे नहीं निकाल सकता, कोई शेयर होल्डर नहीं निकाल सकता। पैसे का लेन देन नहीं है। तो मैं सोचता हूँ ईडी जो कार्रवाई कर रही है ये गलत कार्रवाई है और केंद्र सरकार की जो नीयत है वो नीयत खराब है। और केंद्र सरकार के कहने पे ही ये ईडी इस प्रकार से कर रही है। पहले भी ईडी ये क्लियरेंस दे चुकी है कि इसके अंदर कुछ नहीं है लेन देन। उसके बाद फिर ईडी को जबरदस्ती मोदी सरकार ने उसे कंपेल किया कि इनकी दोबारा इंक्वायरी की जाए। हम इसका विरोध करते हैं। ईडी जो गलत इस्तेमाल करके हमारे नेताओं के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ ये देश हित में नहीं है। आपने ईडी, चलो सोनिया जी को ईडी बुला लिया, मान लिया, उसके एवज में हम यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं। लेकिन सत्याग्रह हमारा इस बात का भी है, जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज पार्लियामेंट के अंदर उस तरह बात नहीं की जाती है। पार्लियामेंट में 15-15, 18 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, उनको बाहर कर दिया जाता है कि कोई आदमी भी वहाँ पर विरोध न कर सके। ये लोग आदमी विरोध झेलना नहीं चाहते, सिर्फ विरोध करना जानते हैं। आप कोई भी बात होती है, आप देखिए मीडिया पे किस तरह से ये वहाँ पर कोई बात आती है, सत्याग्रह है तो बेवकूफ़ी का सत्याग्रह है जी, ये तो नकली सत्याग्रह है। हम जो करें वो सत्याग्रह नकली है, ये जो करें सब असली है। हम जो करें वो बेकार है, ये जो करें अच्छा है। तो हम चलो ये जनता इस बात का फैसला करेगी आने वाले समय के अंदर। आज जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता बिल्कुल हालत खराब है। आज लोग किस तरह से अपनी कमीज को, अपने पेट को नंगे होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बच नहीं पा रहा। ज्योतिनगर इलाके में मंगलवार को एक निर्माणाधीन मकान में सीढ़ियों पर काम करते समय अचानक से करंट लगने से एक मिस्त्री बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मकान मालिक से लगातार पूछताछ करके मामले की छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आलमीन अपने परिवार के साथ कच्ची करदमपुरी में रहता था। आपको बता दें कि परिवार में पिता, पत्नी और 1.5 साल की बेटी है। वहीं मृतक की मां का आरोप है कि मेरे बेटे की हत्या की गई है। मृतक की मां ने बताया कि मेरा बेटा पैसे लेने गया था,
पैसे नहीं दिए गए और मेरा बेटा मुझसे छिन गया। पुलिस मकान मालिक से लगातार पूछताछ कर रही है। ये हादसा है या फिर हत्या, पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। मामला ये था, ये काम कर रहा था वहाँ पे। अब हम जिसने इसे ठेका दे रखा था, एक ठेकेदार है इनके बीच में, और कासिम नाम है उसका, वो बंदा आया भागता हुआ, कह रहा है कि भाई आलमन के करंट लग गया। तब हम सारे भागते हुए पहुंच गए। इतनी देर में वहाँ से राहुल नाम का लड़का है, उसने कॉल कर रखी थी 100 नंबर को, वही उठा के ला रहा था। मैं पहुंचा तो मैंने अपना हाथ लगा के ऑटो में बिठा और अस्पताल लेके गया। वहाँ जाकर कर रहा है बदतमीजी, कह रहा मैं मर गया तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। ये राहुल है कौन है? मकान मालिक का लड़का है। घर का रोटी चलाने वाला बच्चा है हमारा, मेरा परिवार चलाता हुआ सब चीज से कल से परेशान, पैसे लेने जा रहा बार बार। अम्मी तुम्हारी बीपी की दवा भी खत्म हो गई, वो भी आना है। और 2 बजे खाना खा के घर से गया, बेटी से भी मिला। बात कर रहे हम जब तक पहुँचे तो उसमें 2 थे, एक गायब हो गया, एक हमारे साथ हमें मिला भी नहीं। वो 26 जुलाई को सीबीएसई द्वारा 12वीं और 10वीं के रिजल्ट घोषित किए गए। आपको बता दें कि जिससे कि छात्रों के बीच काफी खुशी और उत्साह देखा गया। खास बात तो ये है कि इस बार स्टूडेंट्स का काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा और कई स्टूडेंट्स ने तो टॉप भी किया है। वहीं राम विहार के भाई परमानंद स्कूल के स्टूडेंट्स ने भी टॉप किया है। साथ ही 12वीं के साइंस स्ट्रीम से ऑल इंडिया टॉपर भी इसी स्कूल से है। जब हमने इन स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने बताया कि कई सालों की मेहनत के बाद ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। सबकी मेहनत से एक अच्छा रिजल्ट निकलकर सामने आता है। वहीं ऑल इंडिया टॉपर ने भी अपने रिजल्ट का क्रेडिट स्कूल और खुद की मेहनत को दिया। 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उनके रिज़ल्ट आए हैं और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। बच्चों के बीच में काफ़ी खुशी, काफ़ी उत्साह है। हालांकि जो एग्ज़ाम हुए हैं वो ऑफलाइन मोड पर हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिज़ल्ट दिया है बच्चों ने वो बेहद उत्साहजनक है। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ भाई परमानंद स्कूल में, आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं और जो स्कूल है काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट इस बार स्कूल ने दिया है। बच्चे काफ़ी खुश हैं। साथ ही साथ जो स्कूल टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनका भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा है इस रिज़ल्ट को देने में। और बच्चे मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ तैयारी उन्होंने करी है, किस तरीके से एग्ज़ाम दिया है और कितना सपोर्ट उनको टीचर्स का और घर से मिला है। मैंने CBSE क्लास 12th में 99.8% एग्रीगेट लिया है और मेरे सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में 100/100 है और इंग्लिश में 99/100 है। एक्चुअली CBSE ने अभी कोई मेरिट लिस्ट रिलीज़ नहीं करी तो ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन जितना भी हमने नेट पे देखा है उस हिसाब से आई गेस दैट यस आई एम द टॉपर बन के तो खैर सबको ही अच्छा लगता है, मुझे भी लग रहा है। जिस टाइप का आपको अटेंशन मिलता है, सब आपको आके कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग है। डर था लेकिन टीचर्स के सपोर्ट और गाइडेंस ने बहुत मोटिवेट करा एंड आई हैव स्कोर्ड 97.2 एंड ऑल्सो पॉलिटिकल साइंस में वो टीचर नहीं है हमारे साथ, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया उनको फर्दर स्टडीज़ के लिए, लेकिन येस आई स्कोर्ड 100 मार्क्स इन पॉलिटिकल साइंस। बहुत सारे मोटिवेशन टीचर्स के थ्रू जो हमें मिला, उसी ने हमारा जो डर था कि हमने सारी पढ़ाई ऑनलाइन मोड पे करी लेकिन ऑफलाइन पेपर था, तो उसकी वजह से हमारा डर कम हुआ। और मेरे 98.4% परसेंटेज आई है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पेरेंट्स एंड टीचर्स भी बहुत खुश है मेरे रिज़ल्ट से। ऑफलाइन एग्ज़ाम का डर तो था, लेकिन हमारे स्कूल और की हेल्प से और टीचर्स के एफर्ट्स की वजह से मोड ऑफ टीचिंग चेंज होने के बावजूद जो है इफेक्ट नहीं पड़ा हमारे क्वालिटी ऑफ टीचिंग में स्कूल की। मैं 10th में 99.2 स्कोर किया है। आई हैव ऑप्टेड फॉर PCM विद CS। तो स्कूल का पूरा सपोर्ट था हमारे पास। जैसे कि कोरोना टाइम था, लेकिन उसमें भी हमारे स्कूल वालों ने पहले ऑनलाइन क्लास थी, लेकिन उसका जब लॉकडाउन खुला तो उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस भी हुई स्कूल की। स्कूल ने तो बहुत प्रिपेयर करा, मतलब टीचर्स वर ऑलवेज रेडी फॉर द एक्स्ट्रा क्लासेस कि अगर हमें व्हाट्सएप पे डाउट पूछने वो हमें बता देते, हम उनसे कॉल पे पूछ सकते थे। जब पैंडेमिक के टाइम पे हम जब स्कूल खुले तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी देने को तैयार थे। तो मतलब हर चीज़ में तो स्कूल का तो पूरा सपोर्ट रहा। हम लोग तो पिछले 3 साल से ऑल इंडिया टॉपर दे रहे हैं, 499 आउट ऑफ 500 3 बच्चों के लगातार तीसरी साल ये है जहाँ पे हमारा ये रिजल्ट है। अभी किसी भी स्कूल में हमने ऐसा नहीं देखा है। और बच्ची द गर्ल हियर गर्ग इज ऑल इंडिया टॉपर। वी हैव रिटन अ मेल टू CBSE आल्सो टू कंफर्म, बट दे बिकॉज ऑफ द कोविड थिंग दे हैव नॉट पब्लिश द मेरिट दिस थिंग, सो दैट वे शी इज़ द टॉपर। अभी तक हमारे हिसाब से वो टॉपर है। लास्ट ईयर की टॉपर थी, उनको PM मोदी जी ने अपना स्पेशल इन्वाइटी करके बुलाया था 26 जनवरी को।
तो बस कितना अच्छा लगता है, कितना बस जब आपको मेहनत का फल मिलता है तो आपको खुशी होती है. सो दैट वे वी आर डिलाइटेड. टीचर्स आर वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट एंड नाउ हियर इज़ द रिजल्ट. हम लोग बच्चों के साथ शुरू से मेहनत कर रहे हैं, प्राइमरी से कर रहे हैं, मिडिल विंग में हमारा जो सीनियर सेकेंडरी विंग है. सो हम कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. तभी लास्ट 3 साल से वी आर द टॉपर्स. हम लोग टॉपर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. पहले कॉमर्स स्ट्रीम में, लास्ट ईयर साइंस स्ट्रीम में, उससे पहले कॉमर्स में इट वाज 99.8 एंड अगेन दिस ईयर इट्स 99.8. अगर मैं टॉपर की बात करूं तो हमारे 2 टॉपर हैं, मिस अतिशय और वंश. दोनों के 99.2% मार्क्स आए हैं. अगर मैं सब्जेक्ट वाइज टॉपर्स की बात करूं तो हमारे 21 बच्चों ने 100% स्कोर अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स स्कोर किया है. 99% भी बहुत सारे बच्चों के मार्क्स आए हैं. जो रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी संतोषजनक है और बच्चे काफ़ी खुश हैं. साथ ही टीचर्स में भी बेहद उत्साह नज़र आता है. कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCL. पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया. दरअसल पुलिस गश्त कर रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन के पास आ रहा था और वो पुलिस को देखते ही भागने लगा. तभी पुलिस ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया. पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक बटन वाला चाकू बरामद किया गया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है. पूर्वी दिल्ली के विवेकानंद कॉलेज में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य का प्रोग्राम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में डीएम प्रांजल पाटिल और साथ ही एसडीएम तपंजा और एडीएम भी मौजूद रहे. डीएम प्रांजल पाटिल ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया. आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बिजली महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया गया और साथ ही शाहदरा जिले की डीएम प्रांजल पाटिल ने भी कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राजधानी दिल्ली में बिजली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा. इस महोत्सव के तहत दिल्ली की जनता को बिजली बचाने के सुझाव दिए जा रहे हैं. बिजली रहेगी तो आगे चलकर बच्चों का भविष्य में भी सुधार होगा. स्कूली छात्राओं को संबोधित करते हुए डीएम प्रांजल पाटिल ने बिजली बचाओ नारे के साथ सभी को जागरूक किया. बिजली महोत्सव हो रहा है एंड शाहदरा डिस्ट्रिक्ट जो नई दिल्ली में स्थित है, तो वहाँ हम ये बिजली महोत्सव कर रहे हैं और इसमें एक सेलिब्रेशन भी है और एक मोटिवेशन भी है कि और जो हमारे चैलेंजेस है उसको हमने कैसे उसके साथ लड़ना चाहिए और उसको ओवरकम करना चाहिए. तो इलेक्ट्रिसिटी की हमारी ज़रूरत हमने बहुत अच्छे से पूरी की है. सो एट द सेम टाइम अभी हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमारा पूरा फोकस है, तो यहाँ एग्जीबिशन भी लगाया है स्टूडेंट्स ने सोलार एनर्जी के बारे में एंड विंड एनर्जी के बारे में एंड जो डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारी और भी वी कैन इवन बिकम लाइक द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड. भारत सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के तहत हम लोग आज शाहदरा ज़िले में बिजली महोत्सव मना रहे हैं और जैसा आप देख रहे हैं लोगों में बहुत उत्साह है. और आज इस महोत्सव के माध्यम से हम उन तमाम अधिकारियों को, विभागों को, पराक्रम को, चाहे वो राज्य सरकार की हैं या भारत सरकार की हैं, उन सब का धन्यवाद भी कर रहे हैं जिनकी वजह से आज देश इतनी तरक्की कर रहा है. आज घर घर बिजली पहुंचा है. दिल्ली के अंदर तो सचमुच में ये नायाब पिछले 10 साल पहले पूरा हो चुका था, लेकिन देश के अंदर भी अब अलग अलग कोने में बिजली जिस तरीके से पहुंच रही, गांव-गांव तक जिस तरीके से बिजली की आपूर्ति हो रही, निश्चित रूप से एक काबिल तारीफ मौका है. और आज हम सब मिल करके इस आयोजन के माध्यम से पूरे देश को बधाई दे रहे हैं. आज देखिए, आज भी हम जो ये आयोजन है, ये विवेकानंद कॉलेज है, हज़ारों बच्चे आज जिसमें शामिल हुए हैं. अगला आयोजन जो है वो हमारा स्कूल के अंदर है. तमाम बच्चे जो हैं वो अपने तरीके से इस बात के गवाह हैं जो ये बता रहे हैं कि कैसे देश उन्नति कर रहा है. आज जो उत्सव मना रहे हैं ये है बिजली महोत्सव. ये 25 से लेकर 30 तारीख तक भारत सरकार ने देश के कोने कोने में मनाने के लिए एक डायरेक्शन दिया है. इसमें इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि विद्युत क्षेत्र में अभी तक कितना इसका प्रोग्रेस हुआ है पिछले 8 वर्षों में, क्या क्या भारत सरकार ने अचीव किया है थ्रू वेरियस स्कीम्स, जैसे कुसुम है, सौभाग्य है, बहुत सारे अदर स्कीम्स हैं. तो वो सब इनिशिएटिव्स और स्कीम्स को लेकर इसको हाईलाइट करने का एक प्रयास है और एक पब्लिक अवेयरनेस इस माध्यम के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू जगह जगह एक पब्लिक इन्वॉल्वमेंट और पब्लिक अवेयरनेस एक बढ़ाने के लिए एक प्रयास है.
और जिसमें हमारा जैसे भारत सरकार के बहुत सारे उपक्रम जुड़े हुए हैं और हम सब लोग जो हैं ये 25 से लेकर 30 तारीख तक बहुत सारे लोकेशंस में ये साइमल्टेनियसली मना रहे हैं। प्रीत विहार के ई ब्लॉक और जी ब्लॉक के बीच में लगे गेट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल जी ब्लॉक के RWA मेंबर्स ने गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को कहकर ताला लगवा दिया, जिससे कि ई ब्लॉक के लोगों को घूम कर जाना पड़े। आपको बता दें कि ई ब्लॉक और जी ब्लॉक के लोगों के बीच का विवाद थाने पहुंच गया है, लेकिन पुलिस ने लोगों के बीच समझौता करा दिया है और गेट को खोलने का समय भी फिक्स कर दिया है। कि गेट जो हमारा 11 से 5 बंद दोपहर को होता था, उस समय जो ना ताला नहीं लगेगा, खाली कुंडा लगेगा। इनका चौकीदार बैठेगा, अगर जी ब्लॉक की कोई भी गाड़ी आएगी वो उसको निकलवाएगा। कुंडा इसलिए लगेगा खाली कि बाहर के लोग ना आए इधर से और F ब्लॉक से, या हाँ सिक्योरिटी पर्पज से बाहर के लोग मोटरसाइकिल वाले अननेसरी कोई जो ना बैटरी बस वगैरह ना आए, बैटरी कार वगैरह, और जो ना ताकि और जी ब्लॉक की गाड़ी जो भी है सब निकलेंगी। हम लोग ये चाहते थे कि दिन में 11 से 5 जो है वो गेट खुले, ताकि आने जाने वालों को कोई परेशानी ना हो। किसी को कोई इमरजेंसी है, डॉक्टर के जाना है, कुछ और बात है, तो कम से कम ये गेट खुला रहेगा तो उससे परेशानी नहीं होगी। तो वो परेशानी सॉल्व हो गई है। 11 से 5 जो है वो गेट खुलेगा और जिस तरीके से इनका गेट दुर्गा मंदिर का खुला रहता है दिन में, उसी तरीके से वो खुलेगा। एक गेट बंद रहेगा, एक दरवाज़ा खुलेगा, कोई ताला नहीं लगेगा जो है, और चौकीदार एक बैठेगा और इनका भी बैठेगा और जॉइंटली जो है वो चेक करेंगे कि गाड़ी जो है कोई ना आए इधर उधर की गाड़ी जो है, और ये भी चेक करेंगे वो दोनों गार्ड मिलके जो है कि कोई अनड्यू आदमी जो है, गलत आदमी का प्रवेश यहाँ पर ना हो। सर ऑब्वियसली दिक्कत तो है ही है, दोनों तरफ से ही पासर बाय बिल्कुल बंद हो चुका है। जो सामान लेना है उधर के लिए हम नहीं जा सकते, जो उधर से जाना है ऑब्वियसली इसके लिए टाइमिंग सेट होनी चाहिए। बैठ के भी सॉल्यूशन हो सकता है, अननेसेसरी इतना कियोस्क क्रिएट किया है इन लोगों ने। बात कर सकते हैं दोनों तरफ से, ई ब्लॉक से भी और जी ब्लॉक से, इसको ख़त्म कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है, ये आपस में बैठ के सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन एक तरफ से जी ब्लॉक वालों की तरफ से ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने तो उनको कल के लिए कहा था कि कल हम आपस में बैठ के बात कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन निकल आएगा। जो आपकी परेशानी है वो हमें बताओ, जो हमारी परेशानी है हम बताते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। लेकिन इन्होंने कल तक का वेट नहीं किया, इन्होंने दोनों गेटों को ताले लगा दिए। आम पब्लिक बड़ी परेशान हो रही है और जिसके कारण बड़े गेट को भी ये ताला लग गया है। इन्होंने इस बड़े गेट को भी खोल के ताला लगा दिया था। हम तो चाहते हैं सोल्यूशन, कोई लड़ना नहीं चाहते। इसी मरले में रहना। कहना है कि हमने गेट खुलवा दिया था, फिर भी आप देख रहे हैं ताला लगा हुआ है। हाँ, पुलिस का कहना ठीक था, इन्होंने पुलिस ने खुलवा दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ताला इसलिए यहाँ लगा हुआ है क्योंकि इन्होंने बाहर जाने के लिए ताला बंद कर दिया। हाँ, देखिए जी, ये गेट खुलने की वजह से यहाँ पे वारदात इतनी बढ़ जाती हैं। चेन स्नैचिंग आए दिन हो रही थी। बीच में जब कोविड था गेट बंद रहा, कोविड के दौरान कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई। जब से ये गेट खुला तब से ये होने लग गया कि एक दिन यहाँ पे गोली चली, पूरे पुलिस थाने में भी पता है, सब चीज़ें पता है। उसके बावजूद जी ब्लॉक वाले लोग ये चाह रहे हैं कि ये खोल लें, तो हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट है। यहाँ पे बच्चों की साइकिलें चोरी हो जाती हैं। एक उनका एक क्लियर कट उनका पैसेज है जो F ब्लॉक के थ्रू जाता है, झनकार के थ्रू जाता है, लेकिन वो वाला रूट वो लेना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हर एक को शॉर्टकट चाहिए, लेकिन यहाँ से हमारी सिक्योरिटी को सबसे बड़ा थ्रेट है। आज भी हमने इनको टाइम दिया था कि कल की मीटिंग करेंगे और कल इसका सोल्यूशन निकाल देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हमारे दोनों गेट संकल से बांधकर खोल के रख दिए 24 आवर्स के लिए। रात भर ये गेट, अगर हम इस गेट को बंद नहीं करते तो रात भर ही खुला रहता। हमारी सिक्योरिटी पे बिल्कुल, मतलब ये समझो कि इन्होंने बिल्कुल खोल दिया था इसको 24 आवर्स के लिए, जो कि वो ठीक नहीं है। इसलिए हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई कैसे सोल्यूशन निकलेगा, इसका सोल्यूशन बताया जाए। बैठ के सब चीज़ें का सोल्यूशन निकलता है। आपसदारी में सब काम होते हैं। लड़ाई झगड़े से ईगो निकाल के अपनी आगे आएँ और इसको बात करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।